ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर से, ग्रेविटेशन। बताओ चैप्टर नंबर देखो कौन सा है? 5, बराबर। 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ग्रेविटेशन। ऑलरेडी इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन तुमको ऑलरेडी है, 10th में पढ़ा है ना, ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा है, ठीक है। तो चलो मैं भी थोड़ा बहुत बताता हूँ तुमको इसके बारे में, क्योंकि 10th जैसा एग्जैक्ट नहीं, वहाँ पे तुमने डायरेक्ट सब फॉर्मूला पढ़ा है ना, सब फॉर्मूला डायरेक्ट पढ़ा है ना, कुछ भी वहाँ पे डिराइव वगैरह, यहाँ पे सब डिराइव करना, सब फॉर्मूला बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा है। देखो, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का ये रहेगा, व्हाट इज ग्रेविटेशन, बराबर। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ग्रेविटेशन क्या है। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिनोमिनन है, अपने आप होता है, बराबर। ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन, बराबर। समझा ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल। अच्छा, तो नेचुरल मतलब क्या होता रहेगा इसमें? सुनो, पहली बात तो ये तुमको समझा कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन। अच्छा, नेचुरल फिनोमिनन होता क्या? देखो समझो, जैसे कि समझो एक बॉडी ये है जिसका मास है m1 और सेकेंड बॉडी यहाँ पे है जिसका मास है m2, बराबर। ऐसा दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है। ग्रेविटेशन एक नेचुरल फिनोमिनन है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है, समझा? सिंपल, बराबर। ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच एनी टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स, कहाँ पे होना चाहिए वो? यूनिवर्स के अंदर ही होना चाहिए, राइट? इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। समझा क्या है पॉइंट? समझा मैं क्या बताया? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। समझा क्या बोला मैंने? बोलो, समझा? बोलेंगे एक बार खुद से, बोलो, बताओ क्या था ग्रेविटेशन? व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। समझा है? वापस बोलो, is a natural phenomenon by which any two body in the universe attracts। समझा? समझा क्या है? तो चलो बताओ क्या है ग्रेविटेशन? इट इज अ, हाँ, इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन, ये अपने आप होता है, राइट? इट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। अच्छा, नेचुरल फिनोमिनन तो है, मतलब अपने आप होता है, मतलब एक्चुअल में क्या होता है? इन विच, इसके अंदर क्या होता है? इन विच, बोलो, हाँ, कोई भी दो बॉडी, एनी टू बॉडी, कोई भी दो बॉडी। अच्छा, ये दो बॉडी कहाँ होना चाहिए? हाँ, एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स क्या करता है? हाँ, एंड इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, अट्रैक्ट्स ईच अदर। समझा पॉइंट क्या है ग्रेविटेशन का मतलब? बोलो, समझा ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। चलो ये तो ठीक है, आगे देखते हैं क्यों करता है अट्रैक्शन, ये मेन क्वेश्चन है। समझा? 10 तक तो पढ़ा है ना, सिर्फ पढ़ना नहीं, तुमको साइंस में समझना भी क्यों होता है। ये बॉडी को अट्रैक्ट करता है, उल्टा भी हो सकता है, ये वाला बॉडी इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। समझा? अच्छा, में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बोला जाए तो दोनों एक दूसरे को। अब क्यों करते हैं अट्रैक्ट? बराबर, वो उसका रीजन है ये मास। समझा? वो जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन किसकी वजह से? मास। समझा? दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू देयर मासेस। वो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2। समझा? ये हम लोग बताने यहाँ पे कि अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, और अट्रैक्ट करने का रीजन बताना पड़ेगा तुमको, क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। समझा? रीजन क्या है? दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू देयर मासेस। समझा? दो मास ना। समझा पॉइंट क्या है? बोलो, क्यों, किस वजह से हो रहा था ये जो अट्रैक्शन है? दिस अट्रैक्शन इज, बोलो, किसकी वजह से था? ड्यू टू देयर मासेस ना, ड्यू टू देयर मासेस। ये उनके मासेस के वजह से, मतलब मास, समझा ना, मास, इसकी वजह से अट्रैक्शन। समझा ग्रेविटेशन क्या है? बेसिक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू तुमको याद होना चाहिए कि ग्रेविटेशन का मतलब क्या है। समझा ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन इज अ नेचुरल फिनोमिनन बाय विच एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर। दिस अट्रैक्शन इज ड्यू टू देयर। समझा? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। वैसे बहुत सारा टॉपिक इसके अंदर है, मैं जो थोड़ा बहुत कराता हूँ आज तुमको। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। पढ़ा रहेगा ना ये तो 10th में, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, बराबर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वो जो पढ़ा था वो बहुत इजी था। अब थोड़ा एकदम डिटेल में देखेंगे कि न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ है क्या, बराबर। पढ़ा है ना ऑलरेडी, ये पढ़ा है 10th में था तुमको चैप्टर ना, ग्रेविटेशन है सब, ठीक है। चलो देखते न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, बराबर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, किसी को याद है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? बोलो जरा, कोई एक बताओ।
किसी को याद है? बोलो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, बोलो याद है कि नहीं? बोलो अगर याद है तो थोड़ा। Newton's law of gravitational state that every object in the universe attracts every other object. रुक जाओ, एक ही जन बोलेगा, विद द फोर्स which is directly proportional Directly proportional to the masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, राइट है। चलो देखते हैं। तो ये चीज़ मैं तुमको समझाता हूँ, ये क्या है, क्या बताया उसने, थोड़ा एकदम डिटेल में देखते हैं। बराबर, देखो वो समझने से पहले देखो, अब जो तुमने पढ़ा है वो ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि वो रॉन्ग है, ठीक है एकदम, लेकिन वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, उतना काफ़ी नहीं है। बराबर, हमको एकदम डिटेल में पढ़ना है, साइंस में आ गया है, छोटा मोटा चीज़ हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम एकदम डिटेल में पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं। देखो तो सबसे पहले तुमको डायग्राम से सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले डायग्राम में ध्यान दो तो प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। बराबर, डायग्राम में ध्यान देना। तो एज्यूम करो कि तुम्हारे पास दो बॉडी है। बराबर, दो बॉडी, कभी कभी मैं इसको बॉडी बोलूंगा, कभी पार्टिकल बोलूंगा, एक ही मतलब समझ लाना, समझा? फर्स्ट बॉडी जिसका मास है m1, एक और बॉडी है मेरे पास यहाँ पे जिसका मास है m2, समझा? दो बॉडी है। बराबर, कंसिडर टू बॉडी ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, अब ये दो जो बॉडी है इनको सेपरेट भी तो करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा डिस्टेंस से कुछ। हाँ, ये बॉडी का कुछ तो सेंटर रहेगा यहाँ पे ना, ये बॉडी का भी कुछ तो सेंटर रहेगा, सेंटर होता है ना हर एक बॉडी का। तो फर्स्ट बॉडी के सेंटर से लेके सेकेंड बॉडी के सेंटर तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको मैं एज्यूम करता हूं r। बराबर, डिस्टेंस समझ लिया, डिस्टेंस एज्यूम कर लिया स्मॉल r। बराबर, स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच का यहां से लेके इधर तक का डिस्टेंस है कि सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है? सेंटर से सेंटर है, तो बताना पड़ेगा तुमको, समझा उधर? तो r क्या है? स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, समझा? पॉइंट सुनो, कंसिडर two bodies of mass m1 and m2 separated by a distance r ना between their centers, समझा? ऐसे या फिर बोल सकते हैं where r is the distance between the center of two bodies। इंग्लिश है, अपने मन से बनाओ, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए बस, समझा पॉइंट क्या है? चलो तो समझा ये तुमको क्या बनाया मैंने डायग्राम में। चलो ये देखो, अब होता यहाँ पे ये है कि ये वाला जो बॉडी है ना m1, ये वाला, ये बॉडी जिसका मास m1 है, इस ये ना इसको अट्रैक्ट करता है। बराबर, ये जो बॉडी है ना, इसको चलो हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट बॉडी और ये हमारे लिए सेकंड बॉडी। बराबर, तो ये फर्स्ट बॉडी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा किसको? सेकंड बॉडी को, समझा? ऐसा होता है। और ऐसा कुछ रहेगा, अट्रैक्ट कर रहा है ना ऐसा। बराबर, समझ आ रहा है? चलो कुछ फोर्स है अट्रैक्ट कर रहा है, समझो कुछ, कोई तो फोर्स है एफ फोर्स है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब मालूम है क्या होता है? बताओ। वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है, डायरेक्शन भी रहता है, समझा? फोर्स एग्जांपल है। अब एक बात बताओ, ये फोर्स, ये लाइन में ऐसा नीचे बनाओ, नीचे ऐसा बनाओ, चलेगा क्या? नहीं। अरे फोर्स से खींच रहा है तो डायरेक्शन मैटर कर रहा है, ऐसा नीचे खींच रहा है, इधर खींच रहा है ना, तो डायरेक्शन मैटर करता है। बराबर, जो भी चीज में डायरेक्शन मैटर करता है वो वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। चलो उल्टा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है फोर्स। बोलो, ये समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? अरे बोलो, जैसे ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, वैसे ये वाला बॉडी भी तो इसको अट्रैक्ट कर सकता है ना। कितने फोर्स से करेगा? जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा था इसको, सेम वही एफ वाले फोर्स से ये भी अट्रैक्ट करेगा, समझो? समझा? थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, देखो। तो समझा अभी तक मैंने डायग्राम में क्या बताया? मतलब वी हैव कंसिडर्ड टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल r विच इज बिटवीन देयर सेंटर्स ना। ये हो गया फोर्स। देख रहे, एक बात बताओ, ये जो ग्रेविटेशन मैंने तुमको बताया, क्या ये फोर्स कभी भी रिपल्शन वाला फोर्स हो सकता है? मतलब दो टाइप का फोर्स होता है। मतलब एक्चुअल में होता है पुल पुश। डोर पे देखा रहेगा ना, डोर पे लिखा होता है पुल मतलब अपने साइड खींचो, पुश मतलब बाहर। ये दो टाइप का फोर्स होता है। बराबर, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्शन हो सकता है। तो अट्रैक्ट करेंगे दोनों बॉडी एक दूसरे को कि रिपल करेंगे? हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, कभी भी रिपल्शन नहीं हो सकता है, समझा? ग्रेविटेशन में हमको हमारा अर्थ रिपल कर रहा है कि ऊपर भेज रहा है? हमको अट्रैक्ट कर रहा है ना, तभी तो हम लोग अर्थ के सरफेस पे ना। बराबर, एक सेकंड के लिए भी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकला, हम लोग डायरेक्ट पतरा फाड़ के डायरेक्ट बाहर स्पेस में चले जाएंगे। समझा कंसेप्ट क्या है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए तो हम लोग है ना, वो हमको अट्रैक्ट करके रख रहा है, समझा? ओके, देखो तो क्या स्टार्ट किया हमने? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ देख रहे थे, राइट? तो वो बॉडीज वाले के बाद तुमको सबको मालूम है ना, बॉडीज का मास m1 m2 दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, कौन किस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, कैसे क्या।
पॉइंट ये है कि ये बॉडी का हर एक, ये बॉडी पार्टिकल से बना रहेगा ना, पार्टिकल्स, ये बॉडी का हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट करता है इस बॉडी के हर एक पार्टिकल को। पॉइंट समझा क्या बोला? उल्टा भी हो सकता है, ये बॉडी का हर एक पार्टिकल इस बॉडी के हर एक पार्टिकल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। बोलने का मतलब है एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। समझा मैं क्या बोला है? याद रहेगा? बोलो क्या बताया, बताऊं? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। अट्रैक्ट करे तो फोर्स से अट्रैक्ट करता रहेगा कुछ, तो समझा, विद द फोर्स। देखो तुमको स्टेटमेंट सिखा रहा हूं, देखो याद है ना जो तुम्हें बताया अभी तक? बोलो क्या था बताऊं? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द फोर्स। एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा ना, विद द फोर्स। ये ऐसा फोर्स है जो डिपेंड करता है मासेस के प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट समझ आता है? इनटू, समझा? डिपेंड किस पे करता है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पे। और एक चीज पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझा किस पे डिपेंड करता है? आर पे नहीं डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड कर। स्क्वायर माने में ऊपर, हाँ मैथ, समझा? तो समझा पॉइंट मैंने क्या बताया? जरा फिर से सुनो, देखो। और डिपेंड करने का सिंपल ऐसा नहीं कि डिपेंड का तो कैसे डिपेंड का, देखो अगर मैं m1 m2 बढ़ाऊं मतलब बॉडी का मास बढ़ेगा, अगर समझा ऐसा, m1 बढ़ेगा m2 बढ़ेगा, अगर दोनों का मास ज्यादा रहेगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। समझा क्या बोला मैंने? दोनों का मास अगर कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। तो सेम सेम है ना, मतलब मास बढ़ रहा है तो फोर्स बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लो, समझो अर्थ बराबर, अर्थ और हमारा बॉडी, दोनों में से ज्यादा मास किसका है? अर्थ का रहेगा। तो कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ हमको अट्रैक्ट करता है। समझा? उल्टा हो सकता है क्या? हमारा इतना मास नहीं कि हम अर्थ के मास से, हमारा मास ज्यादा हो ही नहीं सकता है ना। समझा? हमारा मास कम है, जिसका मास ज्यादा रहता है वो अट्रैक्ट करता है। समझा? अगर मैं बोलूं कि m1 इज ग्रेटर देन m2 तो बोलो कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है? तो m1 अट्रैक्ट कर रहा है m2 को। समझा? अगर मैं बोलूं m2 इज ग्रेटर देन m1 तो m2 अट्रैक्ट करेगा m1 को। अगर मैं बोलूं दोनों सेम है तो दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। समझा? समझा पॉइंट क्या है? ये अट्रैक्शन मतलब ही ग्रेविटेशनल फोर्स। समझा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऐसा बोल सकते हैं। तो जरा पॉइंट ध्यान से सुनो, एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ अ मैटर विद अ फोर्स। समझा? विद अ फोर्स। वो फोर्स किस पे डिपेंड किया बताओ? मैंने पहले बताया, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इस पे डिपेंड करता है। और एक चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा? चलो अब हम देखते हैं कि कैसे डिपेंड कैसे करता है। वो तुमको तुमने 10th में डिफाइन पढ़ा था ना, वो आया कैसे मैं तुमको बता रहा हूं। हाँ, वो इनवर्सली क्यों है, वो डायरेक्टली क्यों, मैं तुमको सिखाता हूं। देखो एक तो सिखा दिया मैंने तुमको, अगर मैं m1 m2 बढ़ाऊं तो फोर्स बढ़ेगा ही कम हो जाएगा? बढ़ेगा। अगर मैं m1 और m2 बढ़ा रहा हूं, देखो अगर मैं m1 और m2 का वैल्यू बढ़ाऊं ना, तो इसका वैल्यू बढ़ाओ तो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। समझा? तो दोनों कैसा है? डायरेक्टली। समझो? डायरेक्ट मतलब एक बढ़ा है दूसरा बढ़ गया तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा? तो जो तुम्हारा फोर्स है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2, इसको डायरेक्ट, ये जो दिख रहा है सिंबल मैंने डाला है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। समझा? चलो एक और चीज देखते हैं। देखो अपने एग्जांपल लेते हैं ना, अर्थ, उसका मास मैं एज्यूम करता हूं m1, अर्थ का मास क्या? m1, हमारा मास m2, हमारा मास m2। एक बात बताओ मेरे को, अर्थ जिसका मास क्या है? m1, हमारा मास, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा? बोलो, कुछ तो डिस्टेंस रहेगा ना, कुछ तो रहेगा डिस्टेंस। देखो अर्थ बराबर, समझा ना? कुछ तो इसका सेंटर रहेगा, हमेशा डिस्टेंस सेंटर से निकालता हूं ना तुमको। हम लोग इधर रहेंगे, हमारा साइज अर्थ के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। सोचो ना, समझा? अर्थ का रेडियस मालूम है कितना होता है? पढ़ा रहेगा तुम्हारे 10th में। हाँ, 6400 किलोमीटर बराबर। कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही आता है बराबर, उतना ही आएगा बराबर। इतना किलोमीटर का सिर्फ रेडियस है, इसका डबल करेंगे तो पूरा अर्थ बनता है। समझा? डबल कर लो, ये तो रेडियस समझ आता है, रेडियस का डबल किया तो डायमीटर आता है ना पूरा। हाँ, तो सिर्फ इतना रेडियस है। समझा? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा डॉट, ये हम लोग है, समझे? यहाँ पे बराबर ऐसा कुछ तो डिस्टेंस है, कुछ तो डिस्टेंस है। ये आर की बात कर रहा है मैं। चलो अब ये बॉडी को दूर कर दिया, समझो यहाँ लेके आ गए, इधर है अब वो। समझा? अब बोलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गया ना। ये 6400 किलोमीटर तो है, और एक कुछ हाइट पर रखा हुआ है इसको, कुछ ना। देखो ना, अब बताओ यहाँ से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है? 6400 किलोमीटर प्लस h, मैथ्स आता है ना सबको?
तो दो केस तुमको मैंने बताया। अब तुम लोग मेरे को बताओ दोनों में से ज्यादा अट्रैक्शन कहां पर रहेगा? जब बॉडी इधर था तो ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, कि जब दूर रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा? जब इधर सरफेस पर रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्शन है ना। समझ में आ रहा है? मतलब जब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, जो मेरा आर है, जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था? ज्यादा था ना। और वही अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं तो कम। ये उल्टा आ गया ना, उल्टा आ गया ना यहाँ पे। इसीलिए जो तुम्हारा फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। समझा? समझा उसको नीचे इनवर्सली क्यों बोलते हैं? बोलो अरे तुमको ये चीज आता है, मेरे को मालूम है, तुमने 10th में पढ़ा है, मैं तुमको ये सिखा रहा है कि क्यों होता है वैसा। समझा? तुमको स्टेटमेंट मेरे को मालूम है, तुमको याद है स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम और बिटवीन देयर सेंटर। ये तुमको आता है, मैंने तुमको ये सिखाया कि क्यों है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और क्यों है यहाँ पे इनवर्सली। समझा पॉइंट क्या है? समझा डायरेक्टली क्यों था? क्योंकि मास बढ़ा है तो फोर्स बढ़ता है, और अगर डिस्टेंस बढ़ाओ तो फोर्स कम होता है। देखो ना, डिस्टेंस बढ़ा दिया, फोर्स कम हो गया केस में। समझा? तो चलो अब टाइम आ गया कि हम लोग स्टेटमेंट याद कर लेते हैं। स्टेटमेंट तुमको जो भी मैंने बोला ना वही स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं क्या है वो स्टेटमेंट। सबको समझा है ना? ये रब कर दे रहा मैं, क्योंकि फिर से इसको लिखूंगा ना यहाँ पे। बराबर देखो, एक बार बोलता हूँ, तुमको याद हो जाना चाहिए, एक ही बार में याद होना चाहिए। सुनो, every particle of a matter attracts every other particle of a matter with a force. समझा? with a force which is directly proportional to the product of the masses. वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो दो बॉडी के बीच में भी आ सकता है डिस्टेंस, अगर बॉडी छोटा हो तो। देखो एग्जांपल, ये एक बॉडी है और यहाँ एक बॉडी है, तो क्या तुम लोग इसका सेंटर निकालने जाएंगे वहां पे? अभी पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो ये केस में क्या करेंगे? बिटवीन देम। समझा? डिस्टेंस बिटवीन देम। और अगर बड़ा बॉडी रहेगा तो बिटवीन देयर। समझा? पूरा पॉइंट बोलने का। समझा? फिर से लास्ट टाइम जरा ध्यान सुनो। एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ अ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of distance between them or between their centers. समझा? बोल सकते हैं ना एक बार? ट्राई करो, थोड़ा स्लो बोलो तो मैं हेल्प करता है। बोलो, स्टार्ट करो। of a matter attracts every other of a matter with a force which is to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them और बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है ना? याद रहेगा ना? चलो, तो स्टेटमेंट भी याद हो गया लगता है ना तुमको? स्टेटमेंट भी याद हो गया। चलो देखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। याद है ना सबको? स्टेटमेंट बोलेंगे लिखने के टाइम पे आएगा ना? स्लो स्लो बोलो। बोलो क्या बताओ? स्टार्ट तो ऐसा करेंगे, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ स्टेट्स दैट। बराबर बोलो, क्या था? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, हाँ, स्टेट्स दैट। क्या स्टेट करता है बताओ? एवरी पार्टिकल किसका? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर ना। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स, हाँ, अट्रैक्ट्स एवरी, हर एक पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। समझा? इसके लिए एवरी बोलना बहुत जरूरी है। एवरी पार्टिकल ऑफ, ये न्यूटन से लिखा हुआ स्टेटमेंट है। बराबर? एवरी स्टेटमेंट कभी चेंज नहीं करी। तुम मालूम है ना, अपने मन से स्टेटमेंट नहीं लिखा जा सकता। न्यूटन का दिया हुआ स्टेटमेंट अपने मन, तुम न्यूटन है क्या? तो अपने मन से कैसे लिख सकते? समझा? जैसा है स्टेटमेंट एज इट इज आना चाहिए। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, हाँ, एवरी अदर पार्टिकल ना, अदर पार्टिकल, हाँ, ये पार्टिकल भी किसका? मैटर का ही रहेगा, ऑफ मैटर। और कैसे अट्रैक्ट करता है तुमको मालूम ना? एक फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो कैसे अट्रैक्ट करेगा? विथ अ फोर्स। एक फोर्स से अट्रैक्ट करने वाला, राइट? और ये फोर्स का खासियत है कुछ, तो ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाँ, बोलो क्या लिखो? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, हाँ, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, प्रोडक्ट का मतलब मानो ना, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, देयर मासेस या फिर मासेस चलेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। एंड इनवर्सली भी तो है, इनवर्सली ना नीचे आता है ना, बताया ना, 1 अपॉन के नीचे 1 अपॉन लिखा होता है इनवर्सली। एंड इनवर्सली, ठीक है, मतलब तुमको याद है ना, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ना, स्क्वायर क्या? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दोनों के बीच में ना, बिटवीन
लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। ये कब होगा बताओ? जब पार्टिकल छोटा है, लेकिन जब पार्टिकल बड़ा है तो सेंटर लेना पड़ेगा तुमको। और बताओ, और बिटवीन, हाँ, और बिटवीन देयर सेंटर। ठीक है, समझ गया रहेगा क्या है? समझा तुमको स्टेटमेंट क्या है? याद है पूरा क्या क्या बताया? एवरी पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ अ मैटर विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम और बिटवीन देयर। फटाफट आना चाहिए क्योंकि इजी है, इतना भी हार्ड नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स करते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सबको समझ में आ रहा है ना क्या बता रहा है मैं तुमको? चलो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वही है जो मैंने पढ़ाया तुमको। मैंने क्या पढ़ाया? मैंने तुमको ये बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, वही ना जो अट्रैक्शन वाला फोर्स था, वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, ऐसा था, ऐसी था ना, लिखा था ना मैंने यहाँ पे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू, एक और चीज था वहां पे, एंड F was inversely proportional to the square of distance between them or between their centers। याद है? अभी तो लिखा था मैंने यहाँ पे, दोनों को मिक्स कर दो। बोलो F एक ही बार लिखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी एक ही बार लिखो। न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? M1 इंटू M2, और डिनोमिनेटर बताओ क्या है? समझा क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आया कैसे बनाया मैंने उसको? समझा? हाँ, एक बात याद रखो, जो तुमको पहले पढ़ाया भी, फिजिक्स बहुत टाइम हो गया है लेकिन फिर भी याद होना चाहिए तुमको। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वल टू आता है, और क्या आता है? कांस्टेंट। याद रहेगा, हर बार कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, हमेशा के नहीं रहता है, बराबर अलग अलग होने वाला है। समझा मैं क्या बोल रहा है? फिर अगर नहीं मालूम है, जो नहीं याद रख लो। जैसे ही इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी ना, वो साइन है प्रोपोर्शनलिटी का, अल्फा नहीं, वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, बराबर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, क्या क्या आएगा? इक्वल टू आएगा और कांस्टेंट। चलो देखते हैं। तो जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं, F विल बी इक्वल टू आ गया, और क्या आएगा? कांस्टेंट। ये केस में कांस्टेंट है कैपिटल G, मालूम रहेगा तुमको इसके बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या मालूम बाद में थोड़ी देर में। M1 M2 बाय, समझा? ये है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला। समझा क्या है फॉर्मूला, कैसे बनाया मैंने? अरे बहुत इजी है, कंसेप्ट आता तो बहुत इजी तुम्हारे लिए। समझा? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला याद रहेगा, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय, बहुत इजी है। बोलो M1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। व्हाट इज M2? मास ऑफ सेकेंड बॉडी। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज और बिटवीन देयर सेंटर। देख के लग रहा है सेंटर, छोटा बॉडी रहेगा तो बिटवीन देम। ठीक है ना? एक चीज तुम्हारे लिए नया है, शायद तुमको मालूम भी रहेगा, क्या बोलते हैं G को? क्या बोलते हैं? करेक्ट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्यों? दुनिया में कहीं भी जाओ जी को क्या बोलेंगे? जी न्यूटन, हर जगह वैलिड है। जी दुनिया में कहीं भी जाओ, हर जगह पे जी वैलिड है, इसको उसको क्या बोलेंगे? उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पढ़ा रहेगा ना तुमने इसको। चलो देखते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? वेर ये जो कैपिटल जी क्या है बताओ? ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसी को इसका वैल्यू याद है क्या? ठीक है, हाँ, कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻। यूनिट याद है क्या? बोलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय, नहीं, बोलो क्या था ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। अब ये सब याद रखने का काम मत करो, साइंस में आ गए हम लोग, याद नहीं रखते कोई भी, हम लोग बनाते हैं। मैं भी इधर देख के बना दिया ऑन द स्पॉट। देखो कैसे बनाते हैं। किसका यूनिट चाहिए बताओ तुमको? जी यूनिट चाहिए ना? जी का फॉर्मूला बनाओ यहाँ से। बोलो, मैथ्स तो आता ही रहेगा, जी का फॉर्मूला बनाओ। आर स्क्वायर इधर भेजते हैं, F R स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। बेसिक फिजिक्स आना चाहिए। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। ये किलोग्राम में आएगा, ये भी किलोग्राम में आएगा। बोलो क्या बन जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। F फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, मालूम है तुमको? R क्या है? R एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो बोलो क्या आ जाएगा? चेक करो, पूरा मैच होगा देखो इससे। समझा? समझा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। समझा ना सबको? ठीक है, तो चलो ये याद है। किसी को मालूम है ये? चलो ये तो तुमको आता है, कुछ नया चीज सिखाता हूं तुमको। ये जी कैपिटल जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर वेक्टर मालूम है। चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ स्केलर वेक्टर क्या है। बराबर देखो, ये जो मास है ना, मास वो स्केलर क्वांटिटी है।
ठीक है, चलो उससे भी थोड़ा इजी। स्केलर क्वांटिटी कोई तुमको याद है, कोई स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, कोई ऐसा बताओ। हाँ, एग्जाम्पल बताओ, बोलो बोलो। चलो मैं तुमको वेक्टर का एग्जाम्पल बता, देखो एग्जाम्पल देखो। हाँ वेट, ठीक है, देखो तो जैसे कि समझो एक ब्लॉक को, तुमको शायद ही सिखाया भी था मैंने ना। चलो समझो एक एग्जाम्पल है, एक शॉप पे जा रहे हैं हम लोग, कुछ खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे, समझा। वो शॉपकीपर को हम लोग बोलते हैं शुगर दो, बराबर 1 kg शुगर देंगे, बराबर 1 kg शुगर बोला हम लोग ने, 1 kg शुगर, 1 kg ये क्या है? हाँ ये एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है ना, नंबर ना, मैग्नीट्यूड है। तुम लोग 1 kg शुगर देने के टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्शन, वहाँ पे कुछ डायरेक्शन से दो, वहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तुमको चाहिए शुगर, वो तुमको शुगर दे देगा, खत्म। डायरेक्शन मैटर करता है इधर, इधर से दो, ऐसा ऐसा करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, बराबर ऐसा कुछ नहीं रहता ना। वहाँ पे सिंपल क्या है, मैग्नीट्यूड तुमको मैटर करता है, जहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करता है उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फोर्स का ऐसा नहीं है, फोर्स का ऐसा नहीं है ना। एक एग्जांपल देखो, समझो ये मार्कर, बराबर अगर मुझे मार्कर को ये पोजीशन से थोड़ा आगे लेके जाने का है, बराबर मैं ये बोल रहा है कि ये मार्कर को मुझे डिस्प्लेस करने के लिए जो फोर्स लगेगा, समझो वो कुछ 5 न्यूटन का फोर्स है, न्यूटन में होता है फोर्स, मतलब 5 से अगर समझो मैं अगर 4 न्यूटन लगाऊं तो ये हिलेगा क्या? कम से कम 5 चाहिए मुझे इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आने का, डिस्प्लेस करके। तो 5 न्यूटन का फोर्स अगर समझो मैंने इस डायरेक्शन से लगाया, ये ऐसा डायरेक्शन लगाया, चलेगा क्या? लेकिन 5 न्यूटन तो लगा रहा है मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करेगा क्या? 5 न्यूटन का मैग्नीट्यूड नहीं, अभी तुमको डायरेक्शन भी चाहिए। 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगाओ ये डायरेक्शन, मतलब आगे वाले डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी जहाँ मैटर करता है और मैग्नीट्यूड मैटर करता है उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर। तुम लोग मुझे बताओ क्या लगता है कैपिटल जी कैसा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी याद रखेगा, नया चीज पढ़ा तुमने, जी कैपिटल जी इज अ, ठीक है, तो ये कैपिटल जी एक टाइप का स्केलर क्वांटिटी है। बोलो समझाएगा क्या बताया मैंने तुमको? समझ गया रहेगा ना जो बताया अभी तक। चलो तो तुमको याद है क्या पढ़ा मैंने तुमको न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ में? पहले तो हमने डायग्राम देखा, फिर उसका स्टेटमेंट देखा, फिर मैथमेटिक्स बहुत इजी है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वो जो भी रहेगा r², दोनों को मिक्स कर दिया, बन गया एफ प्रोपोर्शनल टू जो भी रहेगा साइन का m1 m2 अपॉन, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाया मैंने बन गया इक्वल टू और g m1 m2 बाय r², समझा। फिर g के बारे में बताया, व्हाट इज g? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैविंग वैल्यू ऑफ 6.67 into 10 raised to -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, समझा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इतना तो सबको आता है बराबर, ये कोई बता देगा। कुछ केसेस लेते हैं, देखते हैं तुम लोग वो केस में आंसर दे पाते हो वो क्या, देखते हैं। चलो तो ये तुमको समझा मैथमेटिक्स में जो मैंने तुमको यहाँ बताया, बाजू में तुमको लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे ऐसा वैकेंट छोड़ देता हूँ, तुम लोग ये लिखो, वेर कैपिटल एफ क्या है? बोलो जरा कैपिटल एफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास m1 एंड m2, याद रहेगा f1 क्या है? चलो बताओ m1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। व्हाट इज m2? मास ऑफ सेकेंड बॉडी। व्हाट इज r? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी या फिर बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बोला क्योंकि ये केस में सेंटर है, ठीक है, लेकिन तुम मालूम है कि बिटवीन देम भी हो सकता है। चलो ये और कुछ आया, g आया, लेकिन g के बारे में बता दिया ना नीचे g क्या है, ठीक है, तो इतना तुमको लिखना पड़ेगा ना खुद से नहीं। चलो कुछ केस करते हैं। केस 1 ध्यान दो जरा, केस 1 में ऐसा है कि मैं एक डायग्राम बनाता है, वो डायग्राम के हिसाब से मेरे को बताओ न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फॉर्मूला समझा है, वहां पे अप्लाई करो और बताओ क्या होने वाला है वहां पे। देखो पॉइंट ऐसा है कि समझो ये है अर्थ, ठीक है, अर्थ बराबर एक बॉडी है जो अर्थ के बराबर सरफेस पर रखा हुआ है, जो बॉडी रखा हुआ है उसका मास है m1 या फिर स्मॉल m लेते हैं, बॉडी का मास क्या है? स्मॉल m। अर्थ बड़ा है ना तो उसका मास है कैपिटल M। जो भी समझो जो भी प्लैनेट लेंगे ना, अभी आगे और बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एकदम डिटेल में बराबर, तो वो टाइम पे जब भी मैं अर्थ की बात करेगा तुम लोग समझ जाओ उसका मास रहेगा कैपिटल M। जो भी प्लैनेट रहेगा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करो, जो भी पैरामीटर उसका मास कैपिटल M है। बताओ रेडियस क्या रहेगा अर्थ का? नहीं, वर्ड के ऐसे लेटर के फॉर्म में कैपिटल आर लो, स्मॉल आर नहीं ले सकते, क्या लेंगे? प्लैनेट है ना, प्लैनेट है बराबर, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करो उसको, आगे भी वैसे ही होने वाला है, समझा। ओके, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m is kept on a surface of earth of mass capital M and radius, समझा मैं क्या बोला? अरे इंट्रोडक्शन बताया क्या लिखा है वही बताया, और क्या है?
समझा? वो बाजू में लिखना पड़ता है तुमको, थोड़ा बहुत इंग्लिश लिखो, आना चाहिए तुमको थोड़ा बहुत। देखो अपने मन से लिखो। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी लिया जिसका मास क्या है, स्मॉल m, उसको कहाँ पे रख दिया, अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे रखा, तो अर्थ के बारे में बात बताओ जरा कुछ। अर्थ का मास कितना, कैपिटल M, अर्थ का रेडियस कितना, यही बोला, एक बार फिर सुन लो। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m kept on a surface of earth of mass capital M and radius, सिंपल है, बोलो जरा, बोलो। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m ना, हाँ, kept on a surface of earth of mass capital M and radius। ये तुमको क्यों याद करा, क्योंकि बहुत सारा डेरिवेशन में धड़ाधड़ कंप्लीट करा देगा आगे, अगर तुमको याद रहेगा ये सब चीज तो। चलो ये केस में क्या लगता है तुमको, ये छोटे से बॉडी का सेंटर निकालूं मैं? जरूरत इतना है कि वो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर के सामने कुछ भी नहीं रहेगा। अभी हमारा क्या, तुम लोग ये यहाँ से बराबर सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस देखेंगे अर्थ तक, ये मैटर, ये जो भी डिस्टेंस रहेगा वो अर्थ के रेडियस के सामने कुछ रहेगा क्या? अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, उसके सामने हमारा इतना सा डिस्टेंस कुछ मैटर नहीं करता ना। यहाँ से लेंगे क्या डिस्टेंस, सेंटर से लेंगे ना, हमारे बॉडी का सेंटर, सेंटर ऑफ मास, वहां से लेंगे CM से। चलो तो क्या लगता है, ये छोटे से बॉडी का मैं सेंटर लूँ, वहां से सेंटर लेने की जरूरत है, बड़ा बॉडी का तो सेंटर लेंगे। चलो कोई मुझे बताओ, इस केस में अगर मैंने न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला लगाया तो बताओ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी क्या रहेगा? अट्रैक्टिव फोर्स मतलब F ना, अट्रैक्ट कर रहा है ना अर्थ, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ करेगा, अर्थ का मास ज्यादा है। बोलो तो अर्थ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, बताओ? जी, क्या M का, पहले G आता ना, पहले G आता है, फिर क्या आता है, पहले बॉडी का मास, बराबर, फिर दूसरे बॉडी का मास अपॉन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, समझा? बोलो पहला बॉडी, कौन सा पहला बॉडी लेंगे जिसका मास ज्यादा है, वो लो, बोलो क्या लो, कैपिटल M, फिर स्मॉल m लो, फिर बोलो क्या है, स्क्वायर करना पड़ेगा तुमको, स्क्वायर ना, हाँ ले रहा हूँ, स्क्वायर किसका स्क्वायर कर बताओ? यहाँ से लेके बीच में कोई डिस्टेंस है क्या, ये इधर लेंगे, यहाँ से सेंटर तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे बताओ? सेंटर तक ना। पहले बॉडी के सेंटर से लेके दूसरे बॉडी के सेंटर तक की, पहला जो ऊपर जो बॉडी है उसके सरफेस से लेके सेंटर तक, क्योंकि वो छोटा बॉडी उसका सरफेस लेना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो बताओ डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे लिख दो r², बोलो समझा है? समझा क्या है ये कौन सा फोर्स है? इतना फोर्स है जिससे हमको, समझो अगर हमारा मास स्मॉल m है तो अर्थ हमको इतने फोर्स से नीचे खींचता है, समझा? अट्रैक्ट करता है। समझा लॉजिक क्या है, बोलो? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और केस सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट, केस 2, मतलब ये केस 1 में याद है क्या था? बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस, बताना, ठीक है? अब बोलो क्या, बॉडी का हवा में रख दूं ऊपर थोड़ा हाइट पे, ठीक है? बॉडी एट सम हाइट, कुछ हाइट पे रख रहे हैं बॉडी को, कुछ वो हाइट को मैं h ले लेता हूं, स्मॉल h का हाइट है, समझा? चलो डायग्राम फिर से बनता है, देखो तो ये अर्थ, समझ आओ डायग्राम तुम बनाओ एकदम अच्छे से बाद में। हाँ, अर्थ बड़ा बॉडी है ना, बड़ा है ना, तो सरफेस लूँ कि सेंटर लूँ? सेंटर, हमेशा सेंटर लेना पड़ेगा, ठीक है? सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होता है? कैपिटल R, जो कितना होता है? 6400 किलोमीटर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारा बॉडी अब यहाँ पे है, उसका सेंटर लूं कि सरफेस लूं? अरे बॉडी को मैंने हाइट पे रखा है, बॉडी को बड़ा किया है क्या? तो सेंटर लूं कि सरफेस लूं? सरफेस ही लेंगे ना, अरे बॉडी बड़ा करेगा तो मैं सेंटर लेगा ना, ये तुमको आना चाहिए, ठीक है? तो अभी फिर से मैं क्या लेने वाला हूं, उसका सरफेस, जैसे पहले लिया था सरफेस, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है ये मैटर करेगा, ये दिख रहा है, ये डिस्टेंस अब मैटर करेगा। कितने डिस्टेंस में रखा है? h, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो लगाओ यहाँ पे न्यूटन्स ग्रेविटी। अच्छा बताओ जरा इसका मास बताओ कितना था? m ना, और अर्थ और रेडियस, बोलो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलो। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, अब सरफेस पे रखा है क्या? केप्ट एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, समझा? सुनो एक बार फिर बोलो, देखो कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, बराबर, kept at height h from the surface of earth of mass capital M and radius, सिंपल है ना? बोलो बॉडी ऑफ मास स्मॉल m, पहले छोटा बॉडी है, कंसीडर बॉडी ऑफ मास स्मॉल m
kept at height h from the surface of earth of mass capital M and radius capital R. सिंपल है, वापस बोलो, अटक गए बीच में, बोलो वापस बोलो. Consider a body of mass small m kept at height h from the surface of earth of mass capital M and radius. ये तुमको लिखना है, इसके लिए तुमको पढ़ा रहा है. मैं इतना टाइम नहीं कि मैं उधर लिखते बैठूं, समझा? बहुत टाइम लग जाए, फिर तो एक ही क्वेश्चन करा पाएगा मैं तुमको लेक्चर में, समझा? सिखा दिया मैं, तो तुम्हारा काम है, तुम लोग लिखो उसको. मैं मैथमेटिक्स सिखा रहा है बस, समझा? ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही लिखेंगे. चलो इधर तो मैंने लिख दिया, लेकिन बहुत सारा थियरी रहेगा आगे वाले क्वेश्चन में. वो थियरी लिखना तुम्हारा काम है, मेरा काम याद दिलाना है. बराबर? चलो बोलो क्या लिखने बताओ. ऐसे लगाओ जरा फॉर्मूला फिर से यहाँ पे. F विल बी इक्वल टू G, आगे कैपिटल M स्मॉल m, लेकिन भूलो मत अब डिस्टेंस है R प्लस H. तो बताओ स्क्वायर किसका आएगा? R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर लिखो कि R प्लस H द होल स्क्वायर? होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, समझा? तो बोलो क्या लिखो? R प्लस, समझा? आगे तुम्हारे बुक में वो लोग R प्लस H को एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r. अब ये मत सोचना कि ये स्मॉल r और ये स्मॉल r सेम सेम है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, समझा? मैं ये डिस्टेंस प्लस ये वाले डिस्टेंस को बोल रहा हूँ स्मॉल r. फॉर्मूला चेंज, हटाओ. R प्लस H के बोलो क्या लिख दूँ? बोलो क्या बनेगा बताओ? F विल बी इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, समझा है? समझा बोलो पूरा. तो ये तुमको क्या सिखा दिया मैंने बताओ? न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ. समझा कैसे किया? बोलो समझ गया ना? क्योंकि ये समझा तो ये सबसे ईजी है. ये तुमको मैंने अभी 11th चालू नहीं किया, अभी तक मैंने 11th साइंस नहीं चालू किया है. ये 10th है, ये 10th है, बराबर? ये तुमको 10th का ही कंसेप्ट, कुछ नया कंसेप्ट. ये आया था तुमको याद है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पढ़ा रहेगा क्या? प्लस थर्ड लॉ पढ़ा है ना? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी सैटेलाइट जो भी रहेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. पढ़ा था ना ये केपलर का थर्ड लॉ, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उधर जो स्मॉल r आता है वही है ये सब, समझा? तो सब कुछ सेम सेम, कुछ नया चीज नहीं है. अभी मैंने 11 चालू नहीं किया, अब सेकंड क्वेश्चन से 11 चालू करें. थर्ड सेकंड हो गया ना? वैसे ये कोई क्वेश्चन नहीं, समझ गया ना वो क्या था? बोलो इतना समझा है? चलो एक क्वेश्चन करेंगे बहुत जबरदस्त, ध्यान देना. स्टार्टिंग से नहीं ध्यान दे कुछ नहीं समझ में आएगा. ऐसा है अभी 11th अभी चालू हो रहा है, ये तो तुमको आता था, ये किसको भी सिखा सकता है, किसको भी आ जाएगा वो क्वेश्चन. चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर आता है सबको? वेक्टर सिखाया था तुमको सेकंड चैप्टर. बिना वेक्टर की फिजिक्स में एक भी डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं, पहले बता दे रहा है. 12th में तो और डेंजर आएगा. अभी तो तुमको मालूम पड़ जाएगा लेवल क्या रहेगा डेरिवेशन का. बराबर? तुमको वेक्टर्स आना चाहिए. वेक्टर बताया ना क्या करता है वेक्टर? डायरेक्शन रहता है, सबसे मेन डायरेक्शन बताएगा और क्या करेगा ना. वैसे बहुत सारा काम है, देखते हैं. चलो तो वही क्वेश्चन है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन, समझ जाओ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ है वो वेक्टर फॉर्म. और एक्चुअल में हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करते हैं मोस्टली ज़्यादा करके, बराबर? तो स्टार्टिंग से एकदम ध्यान दो तो समझेगा. स्केल वगैरह निकालो, कोई देखो स्केल दो, कोई एक रहेगा तो है आगे. ठीक, इधर देखो. चलो स्टार्ट करूँ. ओके, स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास ना. स्पेस में 2 डायमेंशन होता है कि 3 डायमेंशन होता है? 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन? 2D 3D मालूम है? अगर मैं आगे जा रहा है ये ऐसा, तो ये 1D है, 1 डायरेक्शन, समझा? अगर मैं ऐसा जा सकता है आगे और तुम्हारे सामने आगे भी ऐसा आ सकता है, तो ये 2 डायमेंशन हो गया, समझा क्या? इधर ये डायरेक्शन में क्या ये. अगर मैं समझो, ध्यान दो, अगर मैं यहाँ जा सकता हूँ फर्स्ट 1 डायमेंशन, इधर आ सकता हूँ सेकंड, और ऊपर भी जा सकता हूँ, तो जा नहीं सकता. मैं बता रहे हैं कैसे जाएगा ऊपर. मैं समझा ना क्या है? 3 डायमेंशन काम करता है बराबर. तो स्पेस में क्या रहता है? 3 डायमेंशन. 3 डायमेंशन मतलब कितना एक्सेस रहेगा? 3 एक्सेस रहेगा. कौन सा? एक्स वाई तुमको पहले से आता है. नया एक्सेस जेड एक्सेस. चलो ठीक है, तुमको अभी जेड एक्सेस के बारे में कुछ सिखाते हैं. मालूम है ना ये 3 एक्सेस रहता है. अरे ग्राफ जो बनता है वो 2 एक्सेस बनता है, एक्स और वाई. किधर पेपर के ऊपर आएंगे क्या एक्सेस लेके? ऐसा एक प्लेन में 2 एक्सेस रहेगा ना. ये बोर्ड कितना है? ये 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है. लेंथ ब्रेथ तुम्हारे सामने आया क्या? ऐसा नहीं ना, तो 2 ही रहेगा ना, समझा? तो ये 2 डायमेंशनल चीज जो मैं लिख रहा हूँ वो भी 2 डायमेंशन, समझा? लेंथ और ब्रेथ है ना खाली इसके पास. हाइट है क्या? वैसे देखा जाए एकदम डिटेल में देखे तो उसमें थिकनेस है. हाइट है ना, वहाँ पे थिकनेस है, चलता है. वो 3D में है, बोल सकते हैं ऐसा. लेकिन जो तुमको दिखेगा वीडियो लेक्चर में वो 2D रहेगा, समझा? वो 2 डायमेंशन में रहेगा. चलो देखते हैं, चालू करते हैं. देखो तो वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब 3 डायमेंशन पूरा सब कुछ देखेंगे. देखो ध्यान दो एकदम स्टार्टिंग से. 3 डायमेंशन इतना ईजी नहीं है.
तो एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से ध्यान दो। समझो मैं एज्यूम करता हूँ ये मेरे लिए एक वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस, समझा? चलेगा? ऑल थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली का मतलब मालूम है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे, तीन मतलब बोलने का मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझा? चलो बोलो क्या क्या बताया था, कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है? 3 डायमेंशन में काम कर रहे हैं इसके लिए। चलो वही न्यूटन का यही सिखाने वाला हूँ तुमको, यही सिखा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में, बराबर? देखो तो ये बॉडी को चलो लोकेट करते हैं यहाँ पे। समझो एक बॉडी है मेरे पास यहाँ पे, ये तुम्हारा वो बॉडी क्या है बताओ, नाम इसका, नाम मतलब मास क्या है? मास m1, पहला बॉडी m1, बराबर? एक और बॉडी रहेगा तुम्हारे पास, एक और बॉडी यहाँ पे, क्या लूँ इसको? इसका मास m2, ठीक है? स्पेस में कोई भी चीज़ को लोकेट करना रहता है तो उसको पोजीशन वेक्टर से लोकेट करते हैं। कैसे लोकेट करते हैं? नाम में ही है, पोजीशन वेक्टर क्या करेगा? पोजीशन बताएगा, बराबर? द वेक्टर विच शोज द या फिर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर, ठीक है? चलो तो हाँ, हमेशा पोजीशन वेक्टर बनता है ओरिजिन से, सबको मालूम है ओरिजिन? बोलो क्या रहेगा बताओ ओरिजिन कोऑर्डिनेट? 0,0,0,0, बोलो क्यों? तीन डायमेंशन में है, एक्स लिखना पड़ेगा, वाई भी लिखना, जेड भी लिखना पड़ेगा, समझा? जो किया है अभी तक वो 2 डायमेंशन किया है ना, किया है ना 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किया, उधर एक्स वाई लिखते थे ना अपन में, क्या वो स्लोप वगैरह में y2 - 1/x2 - x1, वो दो जो लिखते हैं वो 2 डायमेंशन में काम होता है, समझा? क्योंकि लाइन 2 डायमेंशन में रहेगा, बुक बनाते ना ऐसा एक्स वाई एक्स में, ठीक है? चलो तो हम लोग यहाँ बनाने जा रहे हैं, क्या बताओ क्या बनाओ? क्या बोला मैंने, क्या बनाने जा रहे हैं? पोजीशन वेक्टर। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है इसको चलो मैं बोलता हूँ, नाम देता हूँ कुछ R1, इसको हम लोग नाम देते हैं R1। R1 क्या है? R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉडी ऑफ मास m1, बराबर? या फिर बोल सकते हैं R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट बॉडी, बराबर ना? यह समझ में आ रहा है? चलो ऐसे ही अगर मुझे इसको लोकेट करना है स्पेस में तो बोलो क्या बनाना पड़ेगा? फिर से बनाना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर ना, लेकिन ये बॉडी तो सेकंड है तो नाम बोलो क्या रहेगा? R2, चलेगा? R2, लेकिन एक्चुअल में देखो ये वेक्टर है ना, वेक्टर पे बार डालना पड़ता ना, ऐसा पढ़ा है ना, आता रहेगा ना, तो मैथमेटिकल मेथड सिखाया तुमको फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, ठीक है? नहीं मालूम तो अभी याद रखो, वेक्टर को लिखते हैं ऊपर बार लिखना, मतलब वो वेक्टर समझो ऐसा। तो R इसको बोलते हैं R1 बार। क्या है R1 बार? R1 बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट बॉडी, ध्यान दो इधर। R2 बार क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड बॉडी, ठीक है? ये R तुमको मालूम है हर एक वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर भी रहता है, पढ़ा रहेगा, यूनिट मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है तुमको, याद रहेगा यूनिट वेक्टर मालूम है? चलो एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, देखो समझो ये है एक वेक्टर, बराबर? इधर देखो, ज्वाइन करके बता रहा है, ऐसा लंबा वेक्टर दिख रहा है, ये ब्लैक चालू हो रहा है ब्लू तक, समझ में आ रहा है? ये वेक्टर का मैं बोलता है मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, क्या है? 4 यूनिट, 4 यूनिट का 1 2 3 4, समझा? 4 यूनिट का ये वेक्टर है। अगर मैं पूछूं तुमको इसका यूनिट वेक्टर बताओ तो बोलेंगे सर इसका आंसर ये रहेगा, यूनिट एक ना, यूनिट वेक्टर, समझा? यूनिट वेक्टर क्या रहता है, समझा? अच्छा ये यूनिट देखो, अभी ये 4 का यूनिट ये था ना, अगर 7 रहता तो यही रहता ना, बोलने का मतलब ये 1, ये कैसे मिला? देखो यूनिट वेक्टर का डिफाइन सुनो, ये पूरा वेक्टर था, ये पूरा वेक्टर कितने का था? ये 4 यूनिट का था ना, कितने का था? बराबर? तो कोई भी वेक्टर, अच्छा ये 4 का, तो ऐसा ओरली करता हूँ, उधर लिख के नहीं बताऊंगा। देखो ये वेक्टर कितने का है? 4 यूनिट का है। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, अगर तुमको याद रहेगा तो, नहीं याद है अभी समझ लो। ये वेक्टर का बताओ, ये वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है? 4 को 4 से डिवाइड करो तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर है। 7 रहता है, ऐसा 7 रहता तो 7 को किसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता? तो वो उसका यूनिट वेक्टर, समझा? क्या रहेगा? हर एक वेक्टर का क्या होता है? किसी को याद है यूनिट वेक्टर का काम क्या रहता है? मालूम है यूनिट वेक्टर का काम क्या है? याद है किसको? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। नहीं मालूम तो अभी सुना, अभी फिजिक्स हम लोग चालू कर दिया, समझो थोड़ा बहुत, ये हमारा शायद 5th चैप्टर है ना फिजिक्स में, साउंड वाला थोड़ा इनकम्प्लीट, ठीक कर लेंगे उसको भी। देखो तो पॉइंट क्या क्या बता रहा तुमको मैं, यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर का काम क्या है? इट शोस डायरेक्शन। याद है कोई भी पूछा तुमको कि क्या काम क्या है यूनिट वेक्टर का,
क्या काम रहेगा उसका? डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर, बराबर। ओके, तो वेक्टर क्या करता है? वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, ठीक है, याद रहेगा। लेकिन यूनिट वेक्टर का स्पेशलिटी क्या है? वो हमेशा क्या बताएगा? डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 1, छोटा एक ही बताया ना, 1 यूनिट नाम में ही है। तो ये R1 बार का क्या रहेगा बताओ? एक यूनिट वेक्टर रहेगा ना। R1 बार का बोलो क्या बताया मैं तुमको? एक यूनिट वेक्टर रहेगा। जैसे R1 बार का यूनिट वेक्टर है वैसे R2 बार का भी यूनिट वेक्टर रहेगा ना। ये दिख रहा है? ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है वो क्या है बताओ? वो यूनिट वेक्टर है। किसका है? R1 बार का यूनिट वेक्टर है। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं ये क्या है? अरे पूरा बताओ। यूनिट वेक्टर ऑफ R2 बार। देखो यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से डिनोट करते हैं, कैप, बराबर, कैप। R1 बार का जो यूनिट वेक्टर है इसका नाम है R1 कैप। समझो, नहीं आता तो समझ लो ना क्या प्रॉब्लम है। R1 कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R1 बार। ओके, ये क्या है? अरे 1 बार के R1 कैप क्यों लिखा? क्योंकि R1 बार का वेक्टर था और यूनिट वेक्टर इसके लिए मैंने कैप लिख दिया। ये किसका यूनिट वेक्टर है? R2 बार का, तो R2 लिखो, ऊपर कैप डाल दो, सिंपल है। बोलो, समझा क्या है R1 बार R2 बार? बोलो जरा एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज R1 बार? अरे क्या नाम बताओ? यूनिट वेक्टर ऑफ R1 बार ना, R1 कैप। अच्छा मैंने तुमको R1 बार पूछा क्या? ठीक है, R1 कैप बताओ क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ R1 बार। व्हाट इज R2 कैप? वेक्टर ऑफ R2 बार। समझा? बोलो, इतना समझ में आ रहा है? चलो, याद है ना सब क्या क्या हो रहा है? M1 M2 अभी याद है, हमने 3 डायमेंशनल स्पेस बनाया पहले, फिर 2 मास लिया, एक M1 M2, एक का पोजीशन वेक्टर बनाया R1 बार, उसका यूनिट वेक्टर बनाया R1 कैप, दूसरे का पोजीशन वेक्टर बनाया R2 बार, उसका यूनिट वेक्टर बनाया R2 कैप। समझा इतना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ना हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और ये देखो, ये फर्स्ट पार्टिकल है ना तुम्हारा, ये फर्स्ट है ना, और ये तुम्हारे लिए क्या था? इसका मास तुमको याद है? M1 M2। ओके, देखो एक चीज सिखाता हूं तुमको। देखो समझो, सेकेंड वाला जो पार्टिकल है वो फर्स्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, देखो दो इंग्लिश वर्ड है, एक्सर्ट और एक्सपीरियंस। सुनो, अगर सेकेंड वाला पार्टिकल फर्स्ट वाले पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो ये डायरेक्शन में करेगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे ये सेकेंड वाला फोर्स लगा रहा है तो ऐसा लगाएगा ना फोर्स, बराबर है ना? तो ये जो दिख रहा है ये डायरेक्शन, मैंने ये क्या बनाया? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सर्ट कौन कर रहा है? सेकेंड पार्टिकल। एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? समझ गया तुमको पॉइंट क्या है? समझा? ये चीज मेरे को लगता है मैंने तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कराया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा डायग्राम किया है, सेम एग्जैक्ट डायग्राम है। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता तो ये बहुत ईजी लग जाएगा। सुनो देखो, ये जो ये दिख रहा है ये क्या है? ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू, किसके वजह से आ रहा है फोर्स? तो ये इसको बोलेंगे F12 बार। समझा? F12 बार क्या है? F12 बार इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू, ये दे रहा है फोर्स तभी तो ये एक्सपीरियंस कर रहा है ना। सिंपल है। उल्टा भी तो हो सकता है, ये फर्स्ट वाला पार्टिकल भी तो इसमें फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो सेकंड एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। जो पहले फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो नंबर पहले आता है। बताओ इसमें किसने, ये दोनों में से किसने फोर्स एक्सपीरियंस किया था? इसके लिए पहले मैंने देखो 1 लिखा है यहाँ पे। अब बोलो फोर्स कौन एक्सपीरियंस करने जा रहा है? ये एक्सर्ट करेगा। ये एक्सपीरियंस, जब ये एक्सर्ट करेगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना यहाँ से। तो बोलो इसको क्या बना दूं बताओ मैं? F एक्सपीरियंस कौन कर रहा है? 2। किसके वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है? तो F21 बार। समझा? फिर से सुनो, F12 बार इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू, समझा? सेकेंड। दूसरा, F21 बार इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू, समझ गया रहेगा? ये है वेक्टर ना, अरे F वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस मैटर, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस बहुत काम का है, दिख रहा है? ये हमको लगता है ना स्क्वायर करने के टाइम पे। चलो तो वो डिस्टेंस मैं अभी यहाँ पे लेता हूँ, जरा एकदम ध्यान से देखना। देखो मैं बोलता है ये फर्स्ट पार्टिकल से लेके, चलो उससे पहले तुमको एक वेक्टर सिखा दूं मैं। देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से एक वेक्टर गया इधर, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। बोलो वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? ए से बी है, तो इसका नाम रहेगा ए बी बार।
बी ए बार लिख सकता है क्या? तो मेरे को एरो नीचे डालना पड़ेगा, बी ए बार रहेगा तो समझा रहेगा, बहुत ईजी है। इधर आओ, मैं ना यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट पार्टिकल से और जा रहा हूँ कहाँ पे? सेकेंड पार्टिकल के साइड। तो मैं इसको नाम देता हूँ, नाम खुद से अपने मन से दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से स्टार्ट हुआ, 2 की तरफ जा रहा है ना, तो मैं इसको नाम देने वाला हूँ R12 बार। समझा क्या? अरे इसको इससे कंपेयर मत करो, ये अलग चीज है, इधर उल्टा होता है। इसका देखो यहाँ दोनों तुमको उल्टा लगता है। देखो यहाँ पे देखो, एक्चुअल में ये जो फोर्स था ये कहाँ से आया था? सेकेंड। और को किसके पास जा रहा था? और इधर देखो ये डिस्टेंस में 1 से स्टार्ट हुआ, 2 के साइड गया। जहां से स्टार्ट हुआ जिसकी साइड गया वो यहाँ पे मैच हो रहा है। देखो, अरे 1 से स्टार्ट हुआ, 2 की साइड गया ना, R12 लिखा है इसके लिए, लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं लिख सकते, समझा? उधर उल्टा होता है, याद रहेगा? ये R12 बार याद रहेगा क्या है? बराबर। अच्छा, वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर भी रहेगा, यूनिट वेक्टर भी रहेगा ना। चलो, तो मैं बोलता हूं इसका यूनिट वेक्टर इधर है, ये दिखा जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, वो जो ब्लैक कलर से बनाया है वो क्या है बताओ एक्चुअल में? करेक्ट, राइट बता दिया। क्या है बताओ? R। ये फर्स्ट सेकंड में हटा देता हूं, समझ जाओ ना वो फर्स्ट सेकंड क्या है, बराबर। ये है R12। देखो R12 बार का यूनिट वेक्टर, इसके लिए R12 लिखना पड़ेगा और कैप डालना पड़ेगा, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा ऐसा गया ऐसा भी तो आ सकता है ना, उल्टा बनाओ। चलो दूसरा, समझा बराबर? ये कहां स्टार्ट हुआ? सेकेंड से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट की तरफ गया, बोलो क्या नाम रहेगा? R21 बार, बराबर है। वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर भी रहेगा ना, यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या रहेगा? ठीक है, चलो भी समझ में आ गया तुमको। ये है R21 कैप, ठीक है ना, R21 कैप। समझ जाओ, थोड़ा जगह नहीं है लेकिन समझो क्या है वो। समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान दे रहे हैं ना सब लोग? समझा अभी तक जो बताया? बोलो समझा है? चलो देखते हैं क्या क्या तुमको सब कुछ याद है कि नहीं। बताओ R1 बार क्या है? अरे R1 बार पूछ रहा हूं तुमसे मैं, R1 कैप नहीं बोला मैंने। पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट बॉडी। व्हाट इज R2 कैप? सॉरी R2 बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड बॉडी। ओके, व्हाट इज R1 कैप? यूनिट वेक्टर ऑफ R1 बार। यूनिट वेक्टर वेक्टर का होता है, समझा? बॉडी बॉडी मत लेके आओ उधर। R2 कैप यूनिट वेक्टर ऑफ R2 बार, समझा? ओके। व्हाट इज F12 बार? फोर्स एक्सपीरियंस बाय फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। ओके। व्हाट इज F21 बार? फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, समझा रहेगा? ठीक है ना, वो बाकी ये डिस्टेंस ये चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा? समझा इतना जो बताया? तुम्हारा काम है लिखने, मेरा काम मैं बताने का काम मेरा, समझा ना? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो ध्यान दो, तो समझा है ना अभी तक जो बताया? चलो अब यहां पे न्यूटन का लॉ लगा के मैं तुमको दिखाता हूं, समझा? F12 बार मैं निकाल के दिखाएगा तुमको, और F21 बार जब मैं निकालेगा तुम लोग मेरे को हेल्प करेंगे वहां पे। चालू करते हैं? चलो, दो ही चीज नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, 2 या 3 पॉइंट में तुम्हारा पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। चलो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? F12 क्या बोलते हैं उसको? बोलते क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय कौन? बाय फर्स्ट पार्टिकल बोलो या फिर फर्स्ट बॉडी बोलो, चलता है। फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी, बराबर ना? अच्छा, डिनोट किससे करते हैं? F12 बार, बराबर है ना? राइट है? निकालते हैं? कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे? ये देखो तुम्हारे सामने ऐसे निकालेंगे ना, और कैसे निकालेंगे? खाली प्रॉब्लम आएगा तुमको यहाँ पे R में, मैं बताता ना, एक मैं करके दिखाएगा, दूसरा तुम लोग खुद से करना, बताना। देखो तो चलो, जहां पे F है इधर बोलो मैं क्या लिख दूं? F12 बार। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट ही रहेगा। G एज इट इज रहेगा। M1 याद है, ये वाला पार्टिकल क्या था हमारा? M1। ये वाला पार्टिकल क्या है? मास M2 है ना, दोनों का मास M1 M2 है। तो मास भी स्केलर, देखो स्केलर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा वेक्टर में, क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है। अरे बार लिखा ना ऊपर, यहाँ पहले वेक्टर, इधर बार डाला था क्या मैंने ऊपर? वो स्केलर फॉर्म है। अगर एग्जाम में आया स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ, तो ये लिखेंगे
ये वाला लिखो, समझा? ऐसा एग्जाम में आ सकता है। बोलो जी, आगे बताओ। m1, अरे मास स्केलर है, चेंज नहीं होएगा। आगे बताओ, समझा? अपॉन, इधर प्रॉब्लम आएगा, स्क्वायर ना यहाँ पे बीच में ना, ये डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम सेम, तो में डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस मालूम है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फर्क मालूम है क्या? बोलो क्या फर्क है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? वो तो मैं बता रहा अभी, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फर्क क्या है बताओ दोनों में? डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एक एग्जांपल लो, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। देखो समझो, यहाँ मैं एक बॉडी, मैंने अपना मोशन यहाँ से चालू किया, इधर गया, यहाँ पे ऐसा गया, समझो ऑलमोस्ट मैंने 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, रिटर्न यहीं पे आ गया है, बराबर? बताओ कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया? डिस्टेंस कितना कवर किया? जीरो डिस्टेंस है कि कितना डिस्टेंस है? 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, बराबर? समझा? कैन दे दे, समझा पॉइंट क्या है? ओके देखो, हाँ तो मैं तुमको बताया था डिस्टेंस। ओके तो डिस्टेंस मतलब क्या है? डिस्टेंस मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग मोशन। जब मैंने यहाँ से अपना मोशन चालू किया, जब मैं यहाँ तक आया और रिटर्न मैं फिर वहीं पे चले गया ना, ऐसा मैंने बोला कि यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस समझो, 1 मीटर है, रिटर्न आया तो भी 1 मीटर, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मीटर का एक्चुअल पाथ जो कवर किया वो 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल मतलब मालूम है जहां से स्टार्ट हुआ, और फाइनल मतलब जहां पे उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब सुनो, जब मैंने अपना जर्नी यहां से चालू किया था, मैं यहां पे गया, यहां से गया, रिटर्न वहीं पे आ गया ना, यही मेरा इनिशियल पोजीशन था, यही मेरा क्या है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? समझा? तुम लोग अपने घर से निकले, क्लास आए, बैटरी का वो कुछ ना आए, रिटर्न घर पे चले गए, बोलो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट हो बताओ? घर से निकले थे, घर पे चले गए ना, समझा? डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। समझा? चलो इधर आओ, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और चलो एक क्वेश्चन का आंसर देखो, ये मेरा इनिशियल पोजीशन, आगे जहां पे मैं जाके रुकने वाला हूं वो मेरा फाइनल पोजीशन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है। कितना डिस्टेंस है? आंसर दो। यहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, यहां पे आके मैं रुक गया, बराबर? बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया? बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 मीटर। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है ना? क्या मैं ये डिस्टेंस ऐसा मैसेज करेंगे? ऐसा करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आता है? अरे कोई भी चीज के बीच में देखो, ये वाला डिस्टेंस क्या मैं ऐसा मेजर करूं कि आर ऐसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है ना, समझा पॉइंट क्या है? बोलो। स्ट्रेट लाइन था ना, ये स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैच हो गया ना, समझा? तो ये आर को तुम लोग डिस्टेंस बोलो या फिर दोनों चलेगा, समझा? मतलब समझो, बाकी तो आता है सबको। चलो तो मतलब बोलेंगे कि सर यहाँ पे डायरेक्ट आर लिख दो, आर का स्क्वायर चलेगा, लेकिन ये आर डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट है, समझा? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते हैं हमेशा ना। चलो तो ये एक बात बताओ, ये इसको मैंने क्या बताया, क्या है ये? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैच हो रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है ना वो, डिस्प्लेसमेंट, बराबर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्केलर है, वेक्टर, तो वेक्टर लिखना पड़ेगा ना। अच्छा तो F12 बार, जरा ध्यान देखो, बहुत जल्दी खत्म करने का। देखो F12 बार दिख रहा है, F12 बार, ध्यान से देखो, ये देखो F12 बार, ये दिखाई दिया? F12 बार के लिए मैं R क्या लिखूं? ध्यान देना, ऐसा R लिखना जो F12 के डायरेक्शन से मैच करता हो। 2 R है तुम्हारे पास, देखो, एक तुम्हारे पास है R12 बार, एक तुम्हारे पास है R21 बार। बोलो अपना आंसर क्या है? क्यों बोलो? क्योंकि तुम्हारे R21 बार का जो डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्शन जो है, वो F12 बार से मैच हो रहा है, समझा? हाँ तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? R21 बार, समझा? लेकिन मुझे स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर कभी भी वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है हमेशा, समझा? वो जो मैंने ऐसा लिख दिया उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, समझा? बोलो
ठीक है, छोटा छोटा चीज़ समझते चलो, बहुत काम में आएगा। और बहुत अभी तो समझो 1% भी चैप्टर नहीं कंप्लीट किया मैंने, बहुत जब एंड करूंगा तो पूरा सब समझ में आ जाएगा। समझा ये क्या है? एक बात बताओ, ये वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीज होता है, मैंने तुमको बताया, क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड और ये जो मैंने अभी तक लिखा है, क्या लगता है ये मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है? डायरेक्शन कौन बताता है? नहीं, यूनिट वेक्टर। यहां पे ऐसा कोई चीज आया है क्या जो यूनिट वेक्टर है? कैसे पहचानने का? कैप होना चाहिए। कैप दिखाई दे रहा है तुमको वहां पे किधर? मतलब ये बोलो क्या है ये चीज? ये मैग्नीट्यूड है, समझा? साथ में क्या चाहिए तुमको? अगर मैग्नीट्यूड प्लस जो भी रहेगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो फॉर्मूले में, तो बोल सकते कि वो वेक्टर है। मुझे वेक्टर क्यों बनाना है बताओ पहले? अरे F12 लिखा है कि F12 बार लिखा है? बार मतलब वेक्टर है ना, तो आंसर में मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए? डायरेक्शन भी आना चाहिए। देखो इधर देखो, मैग्नीट्यूड लिख दिया है, डायरेक्शन किससे मिलता है? ये देखो R21 पे जा रहा है ना, R21 बार, ये दिख रहा है R21 बार का बताओ यूनिट वेक्टर क्या है? R21 बार दिख रहा है, इसका यूनिट वेक्टर ये है ना, R21 कैप। अच्छा मैंने इसका ही यूनिट वेक्टर क्यों लिया? ये F12 बार का यूनिट वेक्टर लेंगे क्या? इसका ही लेंगे ना, दो ही तो तुम्हारे पास चीज है, एक F12 है और R21 है। देखो दो ही चीज तो है ना यहाँ पे, बार का इसका नहीं हो सकता, इसका ही होएगा। बोलो क्या लिखूं यहाँ पे? R21 कैप। समझा कैसे बनाया मैंने फॉर्मूला? अब बोलो ये जो इतना सा पार्ट है ये क्या है और ये पार्ट क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में आए तो जाके बनता है वेक्टर। समझा? बोलो समझा कैसा? एक पॉइंट नोट करो, 1 2 2 1। समझा क्या? अरे देखो ना 1 2 तो जब मैं नेक्स्ट केस में 2 1 करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे? सिंपल है, वही तुमको करने का बताने का। ठीक चलो, और बाकी इतना इजी नहीं है। देखो कुछ सिखा देता हूँ मैथमेटिक्स से। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे बनता है? वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से पढ़ता है, ऐसा तो बनता है ना। चलो तो जैसे आर बार आर कैप को आर बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार लिख सकते हैं, वैसे तुम मुझे बताओ कि ये R21 बार को कैसे लिख सकते हैं? देखो ये G है, ये M1, ये M2 और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ R21 बार एज इट इज है। अच्छा स्क्वायर भी है, मुझे इसको लिखना है। अरे समझा कि तुमको ये क्या है? एक और देखो, अगर मैं ए कैप लिखूं तो बोलो आंसर क्या आएगा? ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। समझा है? बताओ R21 कैप को कैसे लिखूं? R21 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। ये समझा क्या क्या लिखा है मैं, कैसे आया वो? अरे छोटे छोटे चीज समझो अपने आप, बहुत फिजिक्स इतना इजी हार्ड नहीं, बस एकदम इजी है, खाली समझ में आना चाहिए छोटे छोटे चीज। समझा? ये ध्यान से देखो, नीचे स्क्वायर है, बाजू में और एक टर्म वैसा है, क्यूब ना, आता है ना मैथ्स। तो बोलो फाइनल फॉर्मूला बना क्या? G M1 M2 R21 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 बार का क्यूब। समझा? बोलो समझ में आ गया? ऐसा ही एक तुमको निकालना है, बताएंगे? चलो बताओ, बोलो सेकंड क्या निकालने वाले थे हम लोग? फोर्स एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस कर रहा है? बाय सेकेंड बॉडी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? F21। समझा है ना? बताएंगे ना? इजी है, कुछ हार्ड नहीं। चेंज नीचे होने वाला है और तुमको मालूम नीचे क्या चेंज? अगर मैं 2 1 लिखूं तुम लोग 1 2 लिख देंगे इधर, यही तो फर्क है। बोलो, और जो इधर लिखेंगे वही इसका कैप इधर बनाएंगे। R21 बार लिखा तो R21 का ही कैप आएगा। समझा? बोलो बोलो क्या लिखो फटाफट? F21 बार विल बी इक्वल टू G M1 M2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। करेक्ट, R12 बार का स्क्वायर, जिसका बार है उसका ही कैप है। बोलो क्या आएगा? R12 कैप। समझा? इजी है ना? इसके आगे वाला आता है क्या? अरे ये करने आता, अभी तो सिखाया तुमको मैंने, बहुत इजी। चलो बोलो G M1 M2 अपॉन क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ R12 बार का। ये पहले से था, अभी काम बाकी है मेन। तो R12 कैप को कैसे लिखेंगे? बार अपॉन मैग्नीट्यूड, तो R12 कैप को कैसे लिखेंगे? R12 बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R1। अरे हार्ड लग रहा है क्या तुमको? वो एकदम इजी है बराबर। स्क्वायर को एक सिंपल टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्यूब होएगा। बोलो फाइनल आंसर
जी m1 m2 r12 बार अपॉन मैग्नीट्यूड r12 क्यूब। समझा ना? ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे ना, r21 दिख रहा है, ये किधर गया, ये r21 कैप, इसमें ध्यान दो, r21 कैप और r12 कैप, r21 कैप और r12 कैप का बताओ मैग्नीट्यूड कितना है? कैप बोल रहा हूं, कैप मतलब मैग्नीट्यूड 1 रहता है ना, यूनिट वेक्टर ना, लेकिन दोनों का डायरेक्शन समझा? तो मैं यहां से एक एक्सप्रेशन से एक चीज बोल सकता हूं, देखो यहां पे समझो, मैंने ये वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऐसा लिखा है, तुम लोग ऐसा मत लिखना, ऐसा लिखा तो ये इसके नीचे लिखो, समझा? मेरे पास जगह नहीं, मैंने ऐसा लिख दिया, समझा? तुम लोग उसको नीचे नीचे करते हैं ना मैथमेटिक्स, ऐसा बाजू में थोड़ी करते हैं। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 और ये मेरे लिए क्या लिया, इक्वेशन 2। देखो ये दोनों इक्वेशन से कुछ कंक्लूड करेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मालूम पड़ता है? r21 कैप और r12 कैप में क्या फर्क है? सिर्फ डायरेक्शन का, अपोजिट डायरेक्शन है ना। तो मतलब ऐसा है कि जो F12 बार है और F21 बार दोनों सेम ही है, सेम ही है, फर्क किसका है सिर्फ? तो माइनस डाल दो यहाँ पे, ऐसा समझा? दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट F12 बार इज अपोजिट टू दैट ऑफ, समझा? सिंपल है ना, मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो बोलो समझा क्या? न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझा जो बताया? अरे बहुत इजी है, अगर समझा जाए तो बहुत इजी है। ये बताओ क्या, ये क्या बताता है? दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, क्या बताया मैंने, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स दैट F12 बार ना एंड F21 बार आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन क्या अलग है? आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट बोलो क्या रहेगा? बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझा? समझ गया ना क्या बताया मैंने तुमको? ठीक है, देखो ये बताओ इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों हुआ, बताओ जरा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों बन गया? दोनों फोर्स का मतलब जब ये पार्टिकल ऐसा और ये ऐसा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मालूम है क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का शायद मास सेम हो सकता है ऐसा। एक बड़ा बॉडी एक छोटा बॉडी तो अलग अलग आएगा ना, बराबर, लेकिन सेम बॉडी रहेगा तो, समझा? मैग्नीट्यूड सेम है, खाली डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट है। सिंपल, समझा ना पॉइंट क्या है? समझ गया न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म? और न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ तो तुमको पहले से आता है, समझा ना? ये चीज़ नया था, समझा? चलो ठीक है।